हेलो बिग ड्रीमर्स, दिस इज याश एंड वेलकम बैक टू सिटी पॉइंट। सो आज हमें क्या करना है? इन द लास्ट सेशन एक्चुअली वी कंप्लीटेड कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस। वी लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन प्रेपोजिशंस, है ना। तो आज के सेशन में हमें कुछ न्यू करना है प्रेपोजिशन, बिकॉज द प्रेपोजिशन इज अबाउट टू गेट कंप्लीटेड सून। प्रेपोजिशन में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन हो गया है। आज हम कुछ नया कंसेप्ट पढ़ेंगे प्रेपोजिशन में। टाइप्स वगैरह पढ़ लिए, फॉर्म्स वगैरह सभी पढ़ ली है प्रेपोजिशन की, और आज हम करेंगे कुछ नया इन प्रेपोजिशंस। एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डू व्हाट? ओमिशन ऑफ preposition, एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देन आवर prepositions कंसेप्ट टॉपिक वुड बी कंप्लीटेड टोटली। ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे prepositional phrases एंड ट्रांजिटिव verbs। इसका मतलब क्या हो गया? फ्रेजेस क्या होता है? फ्रेजेस मैंने आपको बताया था, अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन वर्ड, है ना। एक हो गया वर्ड, एक से ज़्यादा, दो, तीन। जब वर्ड्स साथ में मिलते हैं उनका कुछ मीनिंग होता है, कुछ मीनिंग डिनोट करते हैं, तब वो फ्रेज़ कहलाता है। अभी जो फ्रेज़ है ये प्रेपोजिशन के साथ मिला हुआ है ना। तो ये क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का मतलब क्या हो गया? कुछ ऐसे फ्रेजेस जिसके अंदर प्रेपोजिशंस हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं, कॉमन फ्रेजेस होते हैं जिसमें हम प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, पहले ही बता चुका हूँ मैंने, बहुत सारे आपको बताए थे। तो वो बनते कैसे हैं, क्या उनका काम रहता है, रोल रहता है, एंड हाउ यू हैव टू यूज़ दोज फ्रेजेस। ठीक है, ऐसे तो कोई यूज़ नहीं कर सकते, है ना, इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। वही हमें देखना है। और यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये नहीं है कि आई एम गोइंग टू टीच यू ट्रांजिटिव वर्ब टुडे, वो तो बहुत पहले ही हमने लेक्चर ले लिया था वर्ब्स का। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रोल ऑफ प्रेपोजिशन विद ट्रांजिटिव एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब्स टू। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स आर ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, सो दैट इज वाई मैंने ट्रांजिटिव वर्ब का नाम लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आई एम फेयर एंड फाइन एंड आई होप यू कैन सी मी एंड आई एम विजिबल टू यू। चलिए, अब हम करेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेपोजिशनल फ्रेज इज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। देखो, प्रेपोजिशनल फ्रेज मैंने आपको बता दिया है इन दी इंट्रोडक्टरी पार्ट कि भाई कुछ ऐसे फ्रेज जिसमें प्रेपोजिशन होती है। ठीक है, अभी बनते कैसे हैं ये हमें देखना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज़ ब्लैक कलर, बिकॉज यहाँ पे ब्लैक बहुत सूट करेगा बहुत, है ना। तो देखो, पहला क्या है? प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ नाउन फ्रेज एन आईएनजी एक्सप्रेशन और अ डब्ल्यूएच क्लॉज। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा वो कैसे बनेगा? अब सिंपल सी बात है, अगर वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है इसका मतलब उसके अंदर प्रेपोजिशन तो होगी ही। ठीक है, तो एक प्रेपोजिशन आ जाएगी आपकी, उसके बाद एक ऐसा प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट से डाइवर्ट मत होना, मतलब कंफ्यूज मत होना कि भाई क्या है प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट। प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट का मतलब कुछ नहीं है जो प्रेपोजिशन को आगे फॉरवर्ड करता है, मतलब उसके बारे में बताता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? आप मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हो, ऐसे ही ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट होते हैं जो आगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या प्रेपोजिशन के बारे में ही बताते हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड हो सकता है। अब कंसिस्टिंग ऑफ, अब इसमें होता क्या है? जो कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है उसके अंदर होता क्या है? उसके अंदर प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन फ्रेज हो सकता है, यानी कि प्रेपोजिशन के साथ कोई नाउन फ्रेज अटैच होगा तो वो उस तरह का फ्रेज बन जाएगा, या कोई आईएनजी एक्सप्रेशन होगा वर्ब का किसी प्रेपोजिशन के साथ, या कोई डब्ल्यूएच क्लॉज होगा। डब्ल्यूएच क्लॉज का मतलब क्या हो गया? ये, है ना, यानी कोई ऐसा वर्ड जो प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है जो डब्ल्यूएच फैमिली को बिलोंग करता है, लाइक हाउ, व्हाट, वेयर, इस तरीके से। तो कुछ नहीं है, सिंपल है कि जब भी कोई प्रेपोजिशन किसी पर्टिकुलर नाउन फ्रेज के साथ आएगी, आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब के साथ आएगी, या डब्ल्यूएच क्लॉज के साथ आएगी, तो उसे बोला जाएगा क्या? प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ दैट टाइप। ठीक है, और इसमें जैसे कुछ समझना ही नहीं है। जैसे देख लो एग्जाम्पल, ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ व्हाट हैड हैपेंड देयर। ठीक है, अभी पूरा सेंटेंस है। अब इसमें क्या कह रहा है? ही इन्फॉर्म्ड मी। हमें यहाँ पे ध्यान नहीं देना, बिकॉज ये तो सेंटेंस का पार्ट हो गया। हमें यहाँ से गौर करना है। ये स्टार्ट हो रहा है, ये है एक तरह का आपका फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज। कैसे? ये शुरू हुआ है किससे? प्रपोजिशन से। उसके बाद एक डब्ल्यू एच क्लॉज आ गया। डब्ल्यू एच क्लॉज का मतलब एक ऐसा क्लॉज आ गया जो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हो गया है आपका प्रपोजिशनल फ्रेज, बस सिंपल। तो ये बताने का कारण क्या है? वाई आई एम टेकिंग अ पर्टिकुलर सेशन, स्पेशल सेशन फॉर दिस, बिकॉज इस तरीके फ्रेजेस आपको याद करने हैं। कैसे याद करोगे? कुछ फ्रेजेस होते हैं जो यूज़ होते हैं विद इन अवर डेली लाइफ टू। ठीक है, और उनको कैसे यूज़ करना है और वो किस वर्ब के साथ लगते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, वही देखना है। ऐसे ही आप कोई प्रपोजिशन किसी वर्ब के साथ नहीं लगा दोगे, तरीका होता है सबको यूज़ करने का, वही देखना है। तो अब देखते हैं, ये वाला हो गया प्रपोजिशन जब डब्ल्यू एच क्लॉज के साथ होता है। अब देखेंगे ये वाला, आई एम लीविंग फॉर द एयरपोर्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? आई एम लीविंग फॉर द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। अब यहाँ पे फॉर हो गया प्रपोजिशन। अब इसके साथ कोई ऐसा वर्ड आ जाएगा जो कि इसके साथ एक फ्रेज बना लेगा। यहाँ पे क्या आ गया? दी एयरपोर्ट, जो क्या है आपका नाउन फ्रेज है। ठीक है, जो कि आपका नाउन फ्रेज है।
ठीक है। तो प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है, ठीक है, तो वो एक ऐसा फ्रेज बन जाता है जो कि क्या होता है, नाउन फ्रेज होता है, और उसे बोला जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया प्रेपोजिशन, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब प्रपोजिशनल फ्रेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है जॉन कुड नॉट स्टॉप क्राइंग आफ्टर मीटिंग हिज ओल्ड फ्रेंड। इसका मतलब क्या हो गया, जॉन अपने आप को रोने से नहीं रोक सका, है ना, या जॉन रोने से नहीं रुक सका जब, या अपने दोस्त से मिलने के बाद, है ना, जॉन रोने से नहीं रुक सका अपने दोस्त से मिलने के बाद। अब सिंपल सी बात है, यहाँ तक तो हम समझ गए। हम सीधा आते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज के ऊपर। प्रपोजिशन कहाँ है, ये है आफ्टर, पता है आपको क्या, आफ्टर, बिफोर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग, अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग अ रोल ऑफ एज एन एडवर्ब, है ना, तो ये जो है प्रपोजिशन का भी काम करते हैं। आफ्टर और बिफोर क्या है, प्रपोजिशन है। आफ्टर एक प्रपोजिशन है यहाँ पे। अब प्रपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, मीटिंग आ रहा है, जो कि क्या है, आईएनजी फॉर्म है। यानी कि ये 3 तरह के फ्रेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर जो प्रपोजिशन के साथ बनते हैं। कहने का मतलब ये है, तो आफ्टर मीटिंग हिज ओल्ड फ्रेंड, इसका मतलब ये हो गया। तो प्रपोजिशन प्लस आईएनजी फॉर्म का एक्सप्रेशन, ठीक है, आपको यहाँ मिल गया है। तो इस तरह के फ्रेजेस देखने को मिल सकते हैं आपको किसके साथ, प्रपोजिशन के साथ। ठीक है, ये स्लाइड क्या है, अगर आ गई ये समझ तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ रट्टा वट्टा नहीं मारना, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसको बार बार देखो फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बस समझने के लिए ये वाला सेशन कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर टाइप की प्रपोजिशनल फ्रेज। आगे देखेंगे इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, कि अगर कोई वर्ब अकेले यूज़ होती है और सेम वर्ब किसी दूसरे प्रपोजिशन के साथ यूज़ होती है, तो दोनों में चेंज हो जाता है मीनिंग में, वो देखेंगे हम। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आई एम लुकिंग एट यू, इसका मतलब अलग है। आई एम लुकिंग यू, इसका मतलब अलग है। ठीक है, और अगर मैं बोलता हूँ आई एम लुकिंग ओवर यू, इसका मतलब अलग है। ठीक है, तो डिफरेंसेस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स टेक ईदर अ प्रपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट और दैट क्लॉज। तो कुछ कॉमन आपके सामने मैंने एडजेक्टिव्स या वर्ब की फॉर्म रख दी है। इनका काम क्या है, इनको जब भी आप यूज़ करोगे सेंटेंस के अंदर, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि या तो इनके साथ आ जाएगा कोई भी प्रपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो प्रपोजिशन के बाद आता है वर्ड या फ्रेज, ठीक है, या दैट क्लॉज भी आ सकता है। ठीक है, जैसे अवेयर, सॉरी, श्योर, अफ्रेड, इन्फॉर्म, डिसाइड, सरप्राइज, इंसिस्ट। तो ये आपको ध्यान रखने हैं वाइल यूजिंग देम। अब ये कैसे यूज होंगे सेंटेंस के अंदर, लेट अस सी। आर्थर इज अवेयर दैट, अवेयर के साथ ऑफ भी आ सकता है, मतलब दोनों आ सकते हैं। प्रपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट जो फ्रेज प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो भी आ सकता है यहाँ पे अवेयर के बाद, या दैट भी यूज़ कर सकते हो। इसका कहने का मतलब ये है, आर्थर इज अवेयर दैट ही शुड नॉट टेक मेडिसिन विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन। कि भाई आर्थर कहता है कि भाई आर्थर अवेयर है, वो जागरूक है कि वो उसे क्या नहीं लेना चाहिए, कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के, है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर मैं ये यूज़ ना करता, ठीक है, तो मैं प्रपोजिशन से भी यूज़ कर सकता था इसको। ठीक है, किसको, अवेयर के बाद मैं ऑफ लगा सकता था, ऑफ करके मैं सेंटेंस आगे फॉरवर्ड कर सकता था। तो सिंपल सी बात ये है कि इन वर्ड्स के बाद आप दैट क्लॉज यूज़ कर लो, लाइक ये, है ना, या ऑफ, या कोई प्रपोजिशन का यूज़ कर लो यूजिंग अ प्रपोजिशनल फ्रेज। आर यू सॉरी फॉर द गिल्टी, आपने ये तो बहुत बार सुना होगा, सॉरी फॉर होता है ना। सॉरी के बाद हम मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉर लगाते हैं, जो कि सॉरी के साथ ही फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज़ होता है ना। तो सॉरी के बाद जो प्रपोजिशन आती है फॉर आता है। ठीक है, और ये फॉर द गिल्टी, ये क्या हो गया आपका, प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया है ना। तो इस तरीके से यूज़ करोगे। शी इज श्योर ऑफ हर डिज़ायर्ड रिजल्ट, ठीक है, उसको पता है जो भी उसका रिजल्ट है, डिज़ायर्ड जो भी वो उसका मतलब मन चाह रिजल्ट है, उसको पता है उसके बारे में, है ना। तो श्योर भी एक तरह का ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद आप प्रपोजिशनल फ्रेज लगा सकते हो, या दैट क्लॉज से भी ये सेंटेंस बना सकते हो। वर यू अफ्रेड दैट योर फादर वुड शाउट एट यू, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, क्या तुम डर गए थे कि क्या तुम्हारे पापा तुमको चिल्लाएंगे तुम्हारे ऊपर, है ना, इस तरीके से। तो अफ्रेड भी एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद आप दैट क्लॉज यूज़ कर सकते हो, या कोई प्रपोजिशनल फ्रेज यूज़ कर सकते हो। ही हैड इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज लेट अराइवल। अब देखो, इन्फॉर्म के बाद आप दैट का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, यहाँ पे प्रपोजिशनल फ्रेज यूज़ हो गया है ना, कि भाई उसने मेरे को इन्फॉर्म किया, आगाह किया उसके लेट अराइवल के लिए, मतलब लेट आगमन के लिए, देर से आने के लिए, है ना। शी हैज़ डिसाइडेड ऑन हर वेडिंग प्लान्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, प्रपोजिशन का यूज़ हो गया डिसाइड के बाद। जॉन वॉज सरप्राइज्ड एट माई स्पीकिंग अलाउड, जॉन सरप्राइज था कि भाई मैं इतना तेज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, इतना तेज़ नहीं, वैसे अलाउड है, अलाउड और लाउडली में फ़र्क होता है, ये वैसे मैं आपको किस में करा चुका हूँ, एडवर्ब में करा चुका हूँ। ठीक है,
दो तरह के वर्ड्स है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ये होता है ऐसा चिल्लाना कि शोर शराबा हो जाए, और इसका मतलब होता है कि इतना तेज़ बोलना कि समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अलाउड का मतलब वो है कि भाई साफ साफ बोल रहा हूँ कि भाई सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, आई होप ये स्लाइड भी क्लियर हो गए आपको। आगे बढ़े, चलिए। When a prepositional complement is a relative pronoun, it is omitted. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्लाइड छोटी सी लग रही होगी कि भाई इस स्लाइड में इतना ही लिख रखा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कभी सेंटेंस के अंदर दिखता है कोई prepositional phrase और बीच में दो क्लॉज के बीच में आपको दिखता है कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा बिकॉज इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम। तो आप उस रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर सकते हो बिकॉज इट इज अंडरस्टूड। जैसे ही इज द मैन हुम आई वॉज लुकिंग फॉर। ठीक है, ही इज़ द मैन हुम आई वॉज लुकिंग फॉर, इसका मतलब क्या हो गया, ये वही आदमी है जिसकी मेरे को तलाश है या जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। अब यहाँ पे जिसको के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया है हुम का। ठीक है, जो कि इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, है ना। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, आई वॉज लुकिंग फॉर। अब यहाँ पे लुकिंग फॉर क्या है, एक तरह का प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, क्या है, प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे अगर फॉर आ गया ना, प्रेपोजिशन आ गया है, तो रिलेटिव प्रोनाउन को आप ओमिट कर सकते हो। जैसे ये कैसे कन्वर्ट हो सकता है, ही इज़ द मैन आई वॉज लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे हुम मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि हुम क्या है, अंडरस्टूड हो जाता है इस तरह के सेंटेंसेज में, जब आपको ऐसे सेंटेंसेज में प्रपोजिशन दिखती है। और ये इस तरह के सेंटेंसेज आपको देखने को मिल जाएंगे कि कोई सेंटेंस है, दो क्लॉज के बीच में एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है यानी कि जो बाद में क्लॉज आ रहा है उसमें क्या है, कोई भी आपका यूज़ कर रखा है प्रपोजिशन का, तो वहाँ से आप रिलेटिव प्रोनाउन कोई भी हो उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं सेंटेंस को, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकता हूँ, आई वॉज लुकिंग फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे यू किसका आंसर कर रहा है, ये हुम का आंसर कर रहा है, किसको, है ना। तो इस तरीके से समझ सकते हो, किसको ढूंढ रहे थे, आई वॉज लुकिंग फॉर यू, तुम्हें ढूंढ रहा था, तो इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देयर आर गुड रूल्स टू लिव बाय। ठीक है, लिव बाय एक ऐसा फ्रेज है प्रपोजिशन का जिसका मतलब होता है उसके बिल्कुल उस पर जीना। ठीक है, उसको अफोर्ड करना। ठीक है, कहते हैं ना लिव बाय मनी, मनी के हेल्प से, मनी के ऊपर डिपेंड होके इस तरीके से जीना, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो इस तरीके से लिव के साथ जब प्रपोजिशन बाय आ जाती है तो ऐसे यूज़ होता है, ऐसा मीनिंग बनता है उसका। ठीक है, जैसे लिव बाय ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के उस पर जियो, डिपेंड होके, है ना। तो इस तरीके से ऑनेस्टी के दम पे जियो, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देयर आर गुड रूल्स टू लिव बाय, अगर इसको मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट करूँगा इस सेंटेंस को, तो कैसे बनेगा, विच आर द रूल्स टू लिव बाय, है ना। तो यहाँ पे विच जो है इसका क्वेश्चन फॉर्म है, तो विच को अगर मैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन डालता हूँ तो वो अंडरस्टूड है पहले ही, तो मैं विच को पहले ही मैंने रिमूव करके रखा हुआ है सेंटेंस में से। देयर आर विच रूल्स, विच गुड रूल्स टू लिव बाय, तो विच को हटा दिया। देयर आर विच गुड रूल्स टू लिव बाय, तो विच को पहले ही हटा दिया बिकॉज इट इज अंडरस्टूड। क्यों, क्योंकि आखिर में क्या आ रहा है, प्रपोजिशन बाय आ रहा है। तो समझ में आ गया, अगर प्रपोजिशन बाय का यूज होता है in a sentence where you can find a relative pronoun in between of the two clauses, you can remove what, a relative pronoun. ठीक है, sense would not be changed in this process. ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अबे आपका ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन, प्रपोजिशन यूज्ड विद ट्रांसरेटिव एंड इंट्रांसरेटिव वर्ब। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको अब तक नहीं पता है कि भाई प्रपोजिशन के साथ या वर्ब के साथ, कोई भी वर्ब के साथ प्रपोजिशन कैसे यूज़ करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसेप्ट। सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है ट्रांसरेटिव वर्ब और इंट्रांसरेटिव वर्ब क्या होता है, बिकॉज इट कम्स विद प्रपोजिशन। ठीक है, बोथ द वर्ब्स कम विद प्रपोजिशन टू मेक सम मीनिंग्स। तो ट्रांसरेटिव वर्ब बता देता हूँ और इंट्रांसरेटिव वर्ब ऊपर से बताते हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ट्रांसरेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ट्रांसरेटिव वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो सेंटेंस वुड बी मीनिंगलेस, सेंटेंस वुड बी डाउटफुल, सेंटेंस बनेगा ही नहीं, बेकार बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ कि भाई आई वॉज टॉकिंग, नहीं आई वॉज टॉकिंग छोड़ो, आई वॉज ईटिंग। ठीक है, ये भी छोड़ो। अगर मैं बताता हूँ आई वॉज पोरिंग, नहीं पोरिंग भी छोड़ो, आई वॉज बाइंग। ठीक है, बाय,
बाय क्या है, एक तरह का ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो इमीडिएटली मैं आपके पास आता हूँ और आप मेरे से पूछते हो कहाँ था, क्या कर रहा था, मैं बोलता हूँ कि मैं आई वॉज बाइंग। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं खरीद रहा था, तो क्या ये मीनिंगफुल सेंटेंस है, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं। यू विल डेफिनेटली आस्क मी व्हाट यू वर बाइंग। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे मेरे को ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। क्या, किस फॉर्म में? व्हाट फॉर्म में। आई वॉज बाइंग व्हाट, आई वॉज बाइंग एनीथिंग, अ मोबाइल फोन, है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी होते हैं, अदरवाइज सेंटेंस कैन बी इनकम्प्लीट। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन किस तरीके से यूज होती है, और इन ट्रांजिटिव वर्ब तो उल्टा हो ही गया है, जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो दोनों के साथ कैसे प्रेपोजिशन का रोल अदा करते हैं दोनों, तो वो ही हमें देखना है। तो ये क्या कह रहा है, इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव, अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगी, ठीक है, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट साथ में आएगा उसके, ठीक है, एनी वर्ड एडिड टू इट इज एन एडवर्ब। इस बात को ध्यान रखना, अगर कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसके साथ में कोई भी अगर वर्ड को ऐड किया गया है तो वो एडवर्ब कहलाएगा। और पोजीशन जो है उस एडेड वर्ड की, जो भी उस वर्ब के साथ, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऐड किया है, चेंज की जा सकती है, कैन बी चेंज्ड विदाउट चेंज ऑफ द मीनिंग। ठीक है, अगर अब तक समझ नहीं आया, देखो कभी कभार इंस्ट्रक्शन देने से समझ नहीं आता है, एग्जाम्पल से समझ में आता है। सो वेट फॉर वाइल। ठीक है, जैसे ही टुक ऑफ हिज हैट व्हेन ही गॉट होम। ठीक है, भी उसने जो अपनी हैट उतार दी जब वो घर पहुंचा। इसका मतलब क्या हो गया, टेक होता है लेना, टेक ऑफ मतलब उतारना, है ना। टेक ऑफ एयरप्लेन के लिए भी यूज होता है ना। तो ये इसने बोला कि उसने अपनी हैट उतार दी जब वो घर पहुंचा। अब यहाँ पे टुक क्या है, आपकी वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आई टुक, तो बताना जरूरी है क्या क्या लिया मैंने। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर कोई वर्ड ऐड हुआ है, यानी कि कोई प्रपोजिशन ऐड हुई है, तो वो एडवर्ब का काम करती है। ऑफ एक तरह की प्रपोजिशन भी है, बट इस केस में ये एडवर्ब का काम कर रही है। ठीक है, ये समझना जरूरी नहीं है क्यों काम कर रही है, क्या है, क्यों नहीं है। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखो, काम कर रही है बस। ठीक है, ही टुक सॉरी ऑफ हिज हैट व्हेन ही गॉट होम। ठीक है, तो अब ये क्या सेंटेंस है, इस सेंटेंस को एक बार ध्यान से देख लो। मैंने क्या लिख दिया, ही टुक ऑफ हिज हैट व्हेन ही गॉट होम, जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी हैट उतार दी। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद मैंने ऑफ का यूज किया है, तो मैं इस ऑफ की पोजीशन को चेंज कर सकता हूं, लाइक ओवर हियर। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, या अपार्ट फ्रॉम राइटिंग दिस सेंटेंस, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, ही टुक हिज हैट ऑफ व्हेन ही गॉट होम। यानी कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है और ये सेंटेंस जो है ना सेम मीनिंग है उसका, इसकी तरह। ठीक है, यानी कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आप कोई वर्ड लगा रहे हो, ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस, ही टुक ऑफ हिज हैट व्हेन ही गॉट होम और ही टुक हिज हैट ऑफ व्हेन ही गॉट होम, दोनों की मीनिंग सेम है। उसने अपनी हैट उतार दी जब वो घर पहुंचा। ठीक है, अब ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऐसा नहीं होता है। ये समझ में आ गया? अब देखते हैं आगे। इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर कोई वर्ब क्या है, इन ट्रांजिटिव है, ठीक है, और कोई भी वर्ड उसके साथ ऐड किया गया है, तो वो केवल और केवल क्या होगा, प्रपोजिशन होगा। ठीक है, पहले वाले में हमने क्या देखा था कि भाई अगर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई वर्ड ऐड किया जा रहा है तो वो एडवर्ब होगा। लेकिन अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, उसके बाद कोई वर्ड ऐड किया जाता है तो वो एडवर्ब नहीं होता है, वो प्रेपोजिशन का ही काम करता है, और उसका मीनिंग तुम चेंज कर दोगे अगर तुम उसकी पोजीशन चेंज कर देते हो तो। यानी कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप प्रेपोजिशन का यूज कर रहे हो तो यू डू नॉट हैव टू चेंज द पोजीशन ऑफ दैट वर्ड विद दैट प्रेपोजिशन या दैट वर्ब। ठीक है, तो पोजीशन क्या है, चेंज हो जाएगी, कैन नॉट बी चेंज, मतलब चेंज नहीं करना, क्योंकि मीनिंग वुड बी डाउटफुल। ठीक है, जैसे शी वेंट टू लंडन, तुम्हें पता है वेंट जो कि एक गो की सेकंड फॉर्म है। गो क्या एक तरह का इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो अब वेंट के बाद अगर मैं कोई भी प्रपोजिशन लगा रहा हूँ, वर्ड लगा रहा हूँ, तो वो केवल प्रपोजिशन होगा। ठीक है, और इसकी मैं पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं करने की कोशिश करूँगा तो चेंज गड़बड़ हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, शी वेंट टू लंडन टू, गलत। या शी वेंट ऐसे भी नहीं लिख सकता, शी वेंट लंडन टू, ऐसे भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह का इंट्रोडक्टरी सेशन है ये, कि भाई समझना है पहले प्रपोजिशनल फ्रेजेस को देखने से पहले कि भाई कैसे काम करती है प्रपोजिशन विद डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वर्ब्स। ठीक है, तो इसलिए लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर एज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बट आगे मैंने वो वर्ब्स दिखा रखी है व्हेन यू कैन फाइंड द चेंज इन द मीनिंग ऑफ द वर्ब व्हेन इट इज अटैच्ड और डिटैच्ड विद काइंड ऑफ अ प्रपोजिशन, है ना। अब देखो यहाँ पे आप ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जब प्रपोजिशन का यूज़ करते हो, किसी वर्ड का यूज़ करते हो, तो एडवर्ब होता है। तो अब अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो उस वर्ड को कहीं भी डाल दो, उसकी पोजीशन चेंज कर दोगे, मीनिंग चेंज नहीं होगा।
लेकिन अगर वो वर्ब इंट्रांजिटिव है, अगर वो वर्ब इंट्रांजिटिव है लाइक वेंट, ठीक है, तो उसके बाद उसकी पोजीशन फिक्स हो जाती है, किसकी, प्रपोजिशन की चेंज नहीं कर सकते, चेंज करोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो शी वेंट टू लंडन को आप शी वेंट लंडन टू नहीं लिख सकते, लाइक अनलाइक द प्रीवियस वन। ठीक है, बस यही बताया हुआ है मैंने इस स्लाइड के अंदर। आई होप यू मस्ट हैव बीन गेटिंग व्हाट आई जस्ट हैव बीन ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब है ट्रांजिटिव वर्ब्स विद एंड विदाउट प्रपोजिशंस। अब सिंपल सी बात है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब्स जो कि ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट लेता है उसके साथ प्रपोजिशन का यूज़ करोगे। ठीक है, अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव है, वो ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसका मीनिंग अलग होगा, ठीक है, विदाउट प्रपोजिशन। लेकिन अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब प्रपोजिशन के साथ यूज़ कर रहा हूँ तो उसका मीनिंग अलग होगा, वही देखना है कैसे। ठीक है, तो सभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ कॉमन मैंने वर्ब्स के साथ यूज़ किया है प्रपोजिशन को, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई क्लैरिटी, कि भाई क्या डिफरेंस होता है और दोनों में डिफरेंस होना ज़रूरी है ना। तो ये जो है केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए, इंट्रांजिटिव वर्ब का बता दिया कि आप तो पोजीशन चेंज कर ही नहीं सकते हो, तो उसमें सोच के करना क्या है ना। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है, देयर आर सम ट्रांजिटिव वर्ब्स विच हैव डिफरेंट मीनिंग्स व्हेन यूज्ड विद अ प्रपोजिशन और विदाउट अ प्रपोजिशन। ठीक है, जैसे पहला देख लेते हैं, अटेंड। अटेंड का मतलब पता ही है, इसका ये बना किससे, अटेंडेंस से बना है, अटेंड करना, है ना। अब समझाने की जरूरत नहीं है। अटेंड एक तरह का क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अटेंड व्हाट, ठीक है, अटेंड व्हाट, आई अटेंडेड व्हाट, आई अटेंडेड द मीटिंग, है ना, इस तरीके से। तो अब देखते हैं कि अटेंड जब सिंपली लिखेंगे विदाउट एनी अदर वर्ड तो उसका मीनिंग क्या होगा, और जब अटेंड विद प्रपोजिशन लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा। ठीक है, ही अटेंड्स हिज क्लासेस रेगुलरली। अब यहाँ पे अटेंड्स है, ठीक है, अटेंड्स है विदाउट एनी प्रपोजिशन, तो इसका मतलब हो गया टू गो। ठीक है, ही अटेंड्स हिज क्लासेस रेगुलरली, इसका मतलब अलग है। अब मैं लगा देता हूँ प्रपोजिशन, ही मस्ट अटेंड टू हिज स्टडीज़। अब यहाँ पे अटेंड टू हो गया है, इसका मतलब हो गया टू पे अटेंशन टू हिज स्टडीज़। समझ में आ गया। अटेंड और अटेंड टू में क्या डिफरेंस है ना। अटेंड का मतलब टू गो, जस्ट गो, है ना, और अटेंड टू का मतलब है नॉट ओनली टू गो बट व्हाट, पे अटेंशन टू, है ना, बहुत ध्यान से अटेंड करना अपनी पढ़ाई को। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। बेयर, बेयर मतलब ये एक बेयर है, ये क्या बियर है, और ये क्या है, और भी होते हैं क्या, एक और था शायद, यही है। चलो, बेयर का मतलब क्या होता है, टू टॉलरेट, सहना। लेकिन जब बेयर अकेला होगा उसका मतलब क्या होगा, वी मस्ट बेयर सफरिंग्स पेशेंटली। इसका मतलब यहाँ पे विदाउट एनी प्रपोजिशन है, टू एंड्योर। एंड्योर मतलब वही है सहना। ठीक है, वी मस्ट बेयर सफरिंग्स पेशेंटली, हमें जो भी हमारी पीड़ाएं हैं उसको सहना चाहिए पेशेंटली, मतलब सब्र से, कि मतलब एक दिन तो वो चली जाएगी। ठीक है, बेयर के साथ आप विद लगा दो, उसका मतलब थोड़ा अलग हो जाता है, टू टॉलरेट। टॉलरेट मतलब आई होप समझ में आ गया होगा आपको। टॉलरेट का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है, किससे, सहने से, एंड्योरेंस से। यू हैव टू बेयर विद माई फिट्स ऑफ एंगर, मतलब तुम्हें जो है झेलना पड़ेगा पेशेंस के साथ मेरा गुस्सा। ठीक है, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। आई होप आपको हल्का सा डिफरेंस वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद है कॉल। कॉल अगर विदाउट एनी प्रपोजिशन यूज करेंगे क्या मतलब होगा, कॉल जैसे फादर कॉल्ड मी टू डिनोमिनेट। डिनोमिनेट का मतलब कुछ नहीं है, वही है क्या, बुलाना। फादर ने मुझे बुलाया, ठीक है, लेकिन फादर कॉल्ड, सॉरी ही कॉल्ड ऑन मी, इसका मतलब अलग हो गया, इसके साथ लग गई प्रपोजिशन ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट समवेयर, कहीं जाना। ठीक है, ही कॉल्ड ऑन मी यानी कि टू ही पेड अ विजिट टू मी, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसी कुछ एग्जांपल से दे रहा हूँ आपको, ऐसी बहुत सारी प्रपोजिशंस हैं आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, सारी नहीं कहूँगा, सारी याद करो, मेरे को भी याद सारी याद नहीं है। ठीक है, भूल जाता हूँ बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड रेगुलरली, बट कुछ कुछ तो कॉमन याद करनी पड़ेगी, एग्जाम में रिपीट होती है। काउंट, काउंट का मतलब वैसे क्या होता है, अगर विदाउट एनी प्रपोजिशन का यूज़ करो, काउंट करना, है ना, टू इनुमरेट, है ना। ही वॉज टोल्ड टू काउंट फ्रॉम 1 to 10, इसको बोला गया कि भाई काउंट करो, गिनो 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो काउंट का मतलब बेसिकली होता है टू इनोमरेट, ठीक है, मतलब गिनना। लेकिन डू यू काउंट ऑन, काउंट के साथ प्रपोजिशन ऑन आ जाती है तो उसका मतलब होता है टू रिलाई ऑन या डिपेंड ऑन। ठीक है, टू जैसे डू यू काउंट ऑन माई हेल्प, मतलब क्या तुम मेरे हेल्प के ऊपर, मेरी मदद के ऊपर क्या हो, निर्भर हो, इस तरीके से। आई होप समझ में आ गया होगा।
ईट, ईट मतलब खाना होता है, तो ईट अगर विदाउट प्रेपोजिशन यूज़ करोगे, वी ईट टू लिव, बहुत ही फेमस क्या है ये सेंटेंस है। तो यहाँ पे ईट का मतलब है कंज्यूम करना, खाना। लेकिन कभी तुमने सुना कि मतलब ईट वो वाला खाना बोल रहा हूँ मैं, कि मतलब यार तू खा गया मुझे, यार ये मुझे खा जाएगा, ये शोर मुझे खा जाएगा, वो वाला खाना अलग होता है। और उस वाले खाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ईट इनटू। ठीक है, तो वो ईट इनटू होता है, ठीक है, वो वाला खाना अलग है, तो वो ऐसे ही बनता है। डिप्रेशन ईट्स इनटू द माइंड ऑफ अ पर्सन, मतलब खा के अलग खत्म कर देता है, खाली कर देता है इस तरीके से। ठीक है, तो देखो प्रपोजिशन के ऐड होने से विद अ पर्टिकुलर वर्ब कितना डिफरेंस आ गया है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फील, फील मतलब महसूस करना। तो फील को जब सिंपली लिखोगे, द डॉक्टर फेल्ट टू परसीव माई पल्स, तो यहाँ पे फील का मतलब है टू परसीव, मतलब महसूस करना, है ना। डॉक्टर ने मेरी पल्स महसूस की, लेकिन फेल्ट के बाद, फील के बाद फॉर लग गया, तो उसका मतलब हो जाएगा टू शो एम्पैथी। कहते हैं ना मेरे को तेरे लिए फीलिंग्स हैं, फॉर यू, फीलिंग्स फॉर यू, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो ये वो वाला है, एम्पैथी शो करना। अच्छा, सिंपैथी, एम्पैथी, एंटीपैथी और एपैथी, ये 4 तरह के वर्ड्स होते हैं, इसका डिफरेंस पता होना चाहिए तुमको। ठीक है, एम्पैथी मतलब कि मतलब क्या करना, मतलब वो कहते हैं ना पैट करना, मतलब हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, टू मोटिवेट समवन, है ना। तो शी फेल्ट फॉर माई इमोशंस, ठीक है, उसने मेरे इमोशंस के लिए एम्पैथी शो करी, इस तरीके से। तो फील फॉर और फील में हल्का सा डिफरेंस है, याद रखना। नेक्स्ट है गार्ड, गार्ड का मतलब तुम्हें पता ही है, विदाउट एनी प्रोपोजिशन इसका मतलब होगा टू प्रोटेक्ट, सिंपल। ठीक है, द वॉचमैन गार्ड्स अवर हाउस एट नाइट, जो वॉचमैन है, जो चौकीदार है, वो हमारा घर को प्रोटेक्ट करता है रात को, है ना। ही वॉज गार्डेड अगेंस्ट, अब गार्ड के साथ अगेंस्ट आ गया तो मतलब क्या हो जाएगा, टू बी अलर्ट, ठीक है, जागरूक होना। ठीक है, ही वॉज गार्डेड अगेंस्ट द रॉबरी, मतलब उसको अलर्ट कर दिया गया था चोरी के लिए या चोरी के खिलाफ। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब है आपका, आगे नहीं बढ़ा, हाँ गैस। पहले क्या था, गार्ड था ना, पहले था आपका फील, ठीक है। अब है गैस, गैस मतलब बताइए आपको क्या होता है। गैस का मतलब क्या होगा, अनुमान लगाना, है ना। तो अगर गैस आता है सिंपली विदाउट एनी प्रेपोजिशन, तो इसका मतलब वही होगा टू स्पेक्यूलेट, है ना, सोचना, मतलब टू रुमिनेट, है ना। आई कैन गेस योर फ्यूचर, मैं तुम्हारा फ्यूचर को गेस कर सकता हूँ, मतलब अनुमान लगा सकता हूँ। टू अज्यूम और प्रेज्यूम, है ना। लेकिन गेस के साथ एट आ जाता है तो उसका मतलब होता है टू एस्टिमेट, हल्का सा एस्टिमेशन आ जाता है थॉट्स में, मतलब इवेल्युएशन आ जाती है, समझ में आ गया ना। तो ही ट्राई टू गेस एट द फैक्ट्स, है ना, कि भाई जो फैक्ट्स थे उसके सामने उसने उसको एस्टिमेट करने की कोशिश करी, इवेल्युएट करने की कोशिश करी। ठीक है, अब है आपका सर्च। सर्च अगर सिंपल होगा तो उसका मतलब ढूंढना कैसे होता है, वैसे ढूंढना नहीं होता, मतलब फिजिकली नहीं होता। द पुलिस सर्च्ड द कल्प्रिट, अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस ने जो है कल्प्रिट को, जो भी गुनहगार है, उसको सर्च करा, ढूंढा फिजिकली। यहाँ पे सर्च अगर विदाउट एनी प्रेपोजिशन फॉर आता है, वैसे सर्च के साथ आपको प्रेपोजिशन फॉर मिलेगा। तो केवल और केवल सर्च का मतलब होता है टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मतलब समझ में आ गया ना, एक होता है फिजिकली ढूंढना, एक होता है वैसे ढूंढना, है ना, मतलब टू इन थॉट्स, और यू कैन से कि भाई फिजिकली ना हो इन्वॉल्व आप सर्चिंग में, तो वो वाला है टू एक्सप्लोर करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका वो वाला सर्च। अगर सर्च के साथ फॉर आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे होता है टू डिस्कवर, मतलब डिस्कवर मतलब फिजिकली कहाँ पे किसी में इन्वॉल्वमेंट होना। ठीक है, तो ही वॉज सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल खो गया है, तो सिंपल सी बात है फिजिकली जाएगा कहीं सर्च करने के लिए, तो वो वाला फिजिकली होता है सर्च फॉर, ऐसे ही लुक फॉर भी होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप यू मस्ट हैव गॉट। अब है आपका सी, सी मतलब होता है देखना, लेकिन सी के साथ कोई प्रपोजिशन ना हो तो उसका मतलब होता है देखना। जैसे यू कैन नॉट सी मी, तो मुझे नहीं देख सकते, लेकिन सी के साथ और भी प्रपोजिशन है, अगर जैसे यहाँ पे है टू आ जाए, तो मतलब क्या होगा इसका, टू टेक केयर ऑफ, ख्याल रखना। तो प्लीज़ सी टू दैट आई एम कमिंग बैक इन 10 मिनट्स, मतलब ख्याल रखना, ठीक है, कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो देखो कितना बड़ा चेंज आ गया प्रपोजिशन के उस वर्ब में ऐड होने से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंड, सेंड मतलब क्या होता है, सेंड मतलब होता है भिजवाना, है ना। तो अगर सेंड अकेला आता है, माई ब्रदर सेंड्स, सॉरी सेंड्स नहीं है, सेंड तो अलग होता है, ये हो गया सेंड, ये होता है सेंड और ये होता है सेंड, दोनों में डिफरेंस है, ये होता है एंड, ये होता है एंड, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी इंग्लिश में। माई ब्रदर सेंड्स मी अ लेटर एवरी वीक, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा भाई जो है मेरे को हर हफ्ते लेटर भेजता है। तो ये बहुत पुराना हो गया, अब तो लेटर वगैरह का ज़माना खत्म हो गया, फिर भी आज भी कुछ बुक्स में देखने को मिल जाता है लेटर के बारे में, अब कौन लेटर भेजेगा, है ना। तो भाई मेरे भाई ने, मेरा भाई मुझे हर हफ्ते लेटर भेजता है, तो यहाँ पे उसका मतलब है टू पोस्ट, सेंड का मतलब। लेकिन सेंड फॉर, यानी कि सेंड के साथ आप प्रपोजिशन फॉर लगा दो, तो कि उसका मतलब होगा टू ऑर्डर समवन टू कम। ठीक है, द बॉस हैज़ सेंट फॉर यू, मतलब
बॉस ने मुझे तुमको भेजा है लाने के लिए, इस तरीके से, मतलब किसी को लेके आना या एक ऑर्डर देना कि तुम उसको बुलाओ, इस तरीके से। कॉल फॉर भी ऐसे ही होता है, कॉल फॉर भी ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए अब आई थिंक लास्ट है, अब है टेस्ट, ठीक है। एक होता है टेस्ट, फिजिकली आप टेस्ट कर रहे हो, टच, वो अकेला आता है, ठीक है। जैसे वी टेस्टेड, यहाँ पे है टू सेवर, सेवर मतलब समझ में आ गया ना, इसको शायद सेवर नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं, भूल गया मैं। अच्छा ये क्या होता है, ये सोर होता है, क्या होता है, सावर बोलते हैं इसको, इसकी प्रोनाउंसिएशन से सेवर है, पता नहीं, भूल गया मैं, कंफ्यूज अबाउट दैट, बहुत दिनों बाद ये वर्ड देखा है। तो वही है, फील करना, टच करना, खुद टेस्ट करना, अगर टेस्ट अकेला आता है तो, ठीक है। तो वी टेस्टेड द होममेड चॉकलेट, ठीक है, हमने टेस्ट करी होममेड चॉकलेट को। लेकिन अगर टेस्ट के साथ ऑफ आ जाए प्रिपरेशन, तो उसका मतलब वो वाला नहीं होता कि भाई खुद टच करके खुद सेंस किया है, वहाँ पे उसका मतलब होगा इट टेस्टेड ऑफ अल्कोहल, मतलब उसका जो फ्लेवर है वो अल्कोहल वाला है। समझ में आ गया ना, कि मतलब अगर तुम उसको टच करोगे, ठीक है, टेस्ट करोगे तो अल्कोहल वाला होगा, सच में तुम उसको टच नहीं करने। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड आई विद दिस क्लियर हो गया आपका सारी प्रिपरेशन। तो आज का सेशन हमने लिया प्रिपरेशन का, एंड वी लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग इन प्रिपरेशंस आफ्टर कंप्लीटिंग दी बेसिक वंस, है ना। और आज हमने कर लिया है आपका ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ जो प्रिपोजिशन फ्रेजेस होते हैं वो। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे व्हाट, ओमिशन ऑफ प्रिपोजिशन, एंड उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज आवर प्रिपोजिशन कंसेप्ट इज गोना बी कंप्लीटेड बिफोर आई थिंक डे आफ्टर टुमारो, है ना। तो मतलब परसों तरसों तक कंप्लीट, यानी परसों तरसों मतलब परसों तरसों के सेशन में तक कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रिपोजिशन। अब उसके बाद हम मिलेंगे कि आप उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लेंगे, क्वेश्चन टैग कर लेंगे, हाँ। तो अभी बहुत टाइम है तुम्हारे एग्जाम से पहले, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन ईजिली विदाउट एनी हेडेक। तो बस ठीक है, इतना ही है। तो आज के सेशन में हमने जो भी किया, वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट, एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में टू डू समथिंग एल्स इन प्रिपरेशंस ओनली। अंटिल देन व्हाट यू हैव टू डू, हैव फन इन योर लाइफ, हैव फेथ इन गॉड, एंड व्हाट, लिव योर लाइफ विद डिग्निटी। बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।